दिल्ली के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर पति पत्नी है। पति का नाम विशाल है और पत्नी का नाम अंजलि है। विशाल और अंजलि ने भागकर शादी की है, तो इसी वजह से वो अपने घर वालों से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखते हैं। अंजलि एक प्राइवेट बैंक में नौकरी किया करती है, वहीं जो विशाल है उसका नेहरू प्लेस में कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा कारोबार है और वह उसको चलाया करता है। अंजलि और विशाल दोनों एक ही गाड़ी में बैठा करते हैं और वहां से अपने अपने काम के लिए चले जाया करते हैं। अच्छी तरह से उनका समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन उन्हें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। अभी तक उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन 12 साल तक उनको कोई भी संतान नहीं थी। तो इसी वजह से अंजलि को बच्चे बहुत ही अच्छे लगे करते हैं और जहां भी कहीं वो बच्चे देखा करती है तो उनके अंदर उसे अपने बच्चों की छवि दिखाई देती है। इसी तरह से एक दिन अंजलि और विशाल जब अपनी गाड़ी से अपने अपने काम के लिए सोसवा जा रहे थे, तभी अचानक से एक रेड लाइट पर कुछ बच्चे उसे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं में से एक लड़का, जिसकी उम्र मात्र 6 साल रही होगी, वह सीधा आकर अंजलि की गाड़ी पर दस्तक देने लगता है और उनसे कुछ पैसे मांगने लगता है भूख का इशारा करके। इसके बाद अंजलि अपनी गाड़ी की खिड़की खोलती है और खिड़की खोलने के बाद उस बच्चे की तरफ देखने लगती है। तभी वह बच्चा अंजलि से कहने लगता है कि मैडम बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो जिससे मैं कुछ खा लूंगा और अपना पेट भर लूंगा। इसके बाद अंजलि अपने पर्स से एक 50 रुपए का नोट निकालती है और उस बच्चे को दे देती है। कहती है कि ये लो बेटा, पेट भर के खाना खा लेना। इतनी देर में सिग्नल ग्रीन हो जाता है और अंजलि अपनी गाड़ी को लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जो अंजलि का पति होता है वह उससे कहने लगता है कि तुमने 50 रुपए क्यों दिए, 10-5 रुपए दे देती, वो भी काफी थे इस बच्चे के लिए, तो तुमने इतने सारे पैसे इसको क्यों दे दिए। अब देख लेना इन पैसों से कुछ गलत काम करेगा। लेकिन अंजलि उससे कहती है कि छोटा सा बच्चा है, ये भला इन पैसों से क्या गलत काम करेगा। तो वो कहने लगता है कि तुम नहीं जानती इन लोगों को, ये बड़े ही मक्कार किस्म के होते हैं, दिन के समय में भीख मांगा करते हैं और शाम के समय में नशा किया करते हैं। ऐसा कहते हुए वो लोग अपने सफर की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे उनकी मंजिल आ जाती है। इसके बाद जो अंजलि होती है वो अपने पति की कही गई बात के बारे में सोचने लगती है। वह इस बात को सोचती है कि कहीं अगर मेरे पति की बात सही हुई तो वो बच्चा उन पैसों से नशा करेगा और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसके बाद दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन अंजलि और विशाल फिर से उसी रेड लाइट पर आते हैं और वहां पर वो लड़का राजू फिर से अंजलि की गाड़ी के पास आ जाता है और वहां पर उनसे पैसे मांगने लगता है। इसके बाद अंजलि अपना शीशा खोलती है और शीशा खोलने के बाद उस बच्चे से बात करने लगती है। कहती है कि बेटे तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो जो राजू होता है वह इस बात को सुनकर थोड़ा सा मायूस हो जाता है और कहने लगता है कि मैडम मेरे मम्मी पापा कोई भी नहीं है और मैं अनाथ हूँ। मैं यहीं पर इन लोगों के साथ रहा करता हूँ और रात के समय ऐसे रोड किनारे सो करता हूं और इसी तरह से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा हूं। अब यह बात अंजलि को बड़ी बुरी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंजलि के दिमाग में वो बात भी चल रही थी जो उसके पति ने कहा था। तो वो पूछने लगती है कि कल वाले पैसों का तुमने क्या किया है। तो वो कहता है कि वो पैसे मैंने एक ठेले वाले को दे दिए जो 2 दिन तक मुझे उन पैसों से खाना खिला देगा। इस बात को सुनकर अंजलि की वो चिंता खत्म हो जाती है जिसको वो सोच रही थी कि कहीं बच्चा ऐसा उल्टा सीधा काम ना कर दे। इसके बाद वो कहने लगती है कि बेटा अगर तुम्हें कुछ काम दिया जाए तो क्या तुम काम कर सकते हो। तो एकदम से वो बच्चा राजू जो मासूम था वह कहने लगता है कि हाँ मैडम मैं बिल्कुल से काम कर लूंगा। तो अंजलि इस बार अपने पर्स से 200 रुपए निकाल कर उसे देती है और कहती है कि बेटा इन पैसों को लो और इन पैसों से आज जाकर कुछ पेन खरीदना जो तुम्हें कम कीमत में पड़ेंगे और उसके बाद जिस तरह से तुम भीख मांगा करते हो उसी तरह से उन पेनों को बेचना और जब शाम को तुम्हारे पूरे पेन बिक जाएंगे तो उसके बाद जो मुनाफा हो उससे अपना पेट भर लेना। ऐसा कहकर अंजलि ने उसे 200 रुपए दे दिए थे और वहां से अपने पति के साथ चली जाती है। इसके बाद आज उसका पति विशाल उससे कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसकी समझ में आ गया था कि यह बिल्कुल नहीं मानने वाली। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने अपने काम पर चले जाते हैं और फिर से तीसरा दिन होता है। तीसरे दिन वह लड़का राजू जिसको कल अंजलि ने 200 रुपए दिए थे, आज वो अपने साथ 200 रुपए के पेन लेकर आया था और उन्हें लेकर फिर से अंजलि की कार के पास आ जाता है और कहने लगता है कि मैडम पेन ले लो, आपके कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। जैसे ही अंजलि राजू को पेन बेचते हुए देखती है तो एकदम से खुश हो जाती है और वह सोचने लगती है कि जो कुछ भी मैंने इस बच्चे से कहा है उस बात को इसने सीरियसली लिया है और इसी वजह से अंजलि उससे 2 पेन खरीद लेती है और उसके बदले में उसे 50 रुपए दे देती है। राजू कहता है कि मैडम एक पेन 10 रुपए का है तो आप 20 रुपए ही मुझे दे दो और यही अच्छा रहेगा। तो अंजलि उस बच्चे की ईमानदारी को देखकर भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने आज अपना ईमान दिखाया था और जितने रुपए के पेन थे उतने रुपए के ही उसे बताए थे और उतने ही पैसे वो मांग रहा था। तो वो कहती है कि रख लो बेटा, कोई बात नहीं, इनको अपने पास रखो और इनसे कल और फालतू
पेन ले आना और उन पेनों को भी बेचकर और ज्यादा मुनाफा कमाना। ऐसा कहकर अंजलि वहां से चली जाती है और इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। धीरे धीरे इस बात को 1 महीना हो गया था और 1 महीने तक लगातार काम करने की वजह से राजू के पास अब ढेर सारे पेन हो गए थे और उन पेनों को बेचकर वह अच्छा खासा मुनाफा कमाया करता था। अभी अभी उसने अपने नए कपड़े खरीदे हैं और जैसे अंजलि की गाड़ी उस सिग्नल पर आकर रुकती है तो राजू उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि मैडम ये देखो मैंने नए कपड़े खरीदे हैं अपने कमाए हुए पैसों से और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है। अंजलि उस बच्चे की खुशी देखती है और बड़ी खुश हो जाती है और उसे शाबाशी देती है, कहती है कि बेटा इसी तरह से मन लगाकर काम करो और कभी भी जिंदगी में भीख मत मांगना। ऐसा कहकर वो उसे काम के प्रति और भी ज्यादा मोटिवेट करती है और वहां से अपने पति के साथ चली जाती है। इसके बाद जैसे अगले दिन अंजलि की गाड़ी वहां पर आती है तो अंजलि राजू को इधर उधर देखने लगती है, लेकिन राजू उसे कहीं भी नहीं मिलता है। तो अंजलि सोचती है कि शायद वो किसी और सिग्नल पर चला गया होगा, इसी वजह से वो नहीं दिखा है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी पहले कई बार हो चुका था। इसके बाद लगातार 2-3 दिन तक राजू उन्हें सिग्नल पर नहीं दिखाई देता है। जब 2-3 दिन तक वो नहीं दिखा था तो राजू के प्रति अंजलि की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वह अपने पति को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। वो कहती है कि गाड़ी को साइड में लगाओ, मैं उस बच्चे के बारे में पता कर आती हूँ। लेकिन तभी उसका पति विशाल कहने लगता है कि तुम कहां इन बच्चों के चक्कर में पड़ रही हो, तुमने उसका अच्छे से रोजगार चलवा दिया है तो अपना रोजगार करता हुआ घूम रहा होगा। लेकिन अंजलि कहती है कि मैं तुम्हें नहीं रोक रही, तुम चले जाओ, मेरी भले ही आज की छुट्टी कट जाए लेकिन मैं उस बच्चे के बारे में जानकर रहूंगी कि वो इतने दिनों से इस सिग्नल पर क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद अंजलि गाड़ी से उतर जाती है और अपने पति को उसके काम पर जाने के लिए कह देती है। वहां पर कुछ और बच्चे ऐसे जो भीख मांगा करते थे राजू के साथ, उनसे जाकर राजू के बारे में पूछने लगती है। तभी वो बच्चे उसे बताते हैं कि राजू का तो कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो गया है और वो एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है। अब अंजलि जैसे इस बात को सुनती है तो बड़ी हैरान हो जाती है और उसके बाद उन बच्चों से राजू के पास उसे ले जाने के लिए कहने लगती है। इसके बाद वह बच्चे अंजलि को अपने साथ लेकर राजू के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर अंजलि जैसे राजू की हालत देखती है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। राजू भी अंजलि को देखकर थोड़ा सा भावुक हो गया था और वह भी रोने लगा था। इसके बाद अंजलि राजू के पास बैठती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि बेटा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम कैसी भी चिंता मत लो। थोड़ी देर बाद वहां पर डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर साहब से वो राजू के बारे में पूछती है तो डॉक्टर साहब उसे बताते हैं कि ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन के बाद हम इसे डिस्चार्ज कर देंगे। जब अंजलि पूरी तरह से इस बात की पुष्टि कर लेती है कि राजू अच्छा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, तो वहां से अपने बैंक के लिए चली जाती है। लेकिन उसके दिमाग में राजू का चेहरा बार बार घूम रहा था और वह राजू के बारे में बहुत कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में तो चल रहा था कि क्यों ना वो राजू को अपने साथ रखने लगे, क्योंकि काफी दिनों से वो लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको अपनी संतान नहीं हो पा रही है, तो इस बच्चे को ही पाल पोस कर बड़ा कर ले। लेकिन जब उसने अपने पति से इस बारे में बात की थी तो उसने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि पिछले काफी दिनों से वह राजू को जाना पहचाना करती है और अपने पति से वो पहले ही बात कर चुकी थी। लेकिन उसके पति ने उससे मना कर दिया था और कहा था कि बच्चा होगा तो अपना ही होगा, वरना हम ऐसे बच्चे किसी को भी गोद नहीं लेंगे। इसके बाद अंजलि उस बच्चे के बारे में और कुछ सोचती है और कुछ सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दूसरे दिन अंजलि अपने पति के साथ बैंक तो जाती है लेकिन बैंक से हाफ डे लेकर सीधा राजू के पास आ जाती है। वो सबसे पहले तो राजू का हालचाल पूछती है और हालचाल पूछने के बाद उससे कहने लगती है कि बेटा तुम्हें पढ़ाई कैसी लगती है। तो राजू जैसे इस बात को सुनता है तो वो कहने लगता है कि मैडम पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या करूं मेरे बैग में पढ़ना लिखना है ही नहीं। तो वो कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हें पढ़ाना लिखाना चाहूं तो क्या तुम पढ़ोगे। तो वो कहने लगता है कि अगर मुझे पढ़ने का मौका मिला तो मैं जरूर से पढ़कर दिखाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद अंजलि वहां से वापस आ जाती है और राजू के लिए कोई ऐसी संस्था ढूंढने लगती है जो उस बच्चे को अपने साथ रख भी सके और उसको पढ़ाई लिखाई भी करा सके। इसके बाद उसे एक सावित्री देवी ट्रस्ट के बारे में पता चलता है जो इसी तरह के बच्चों को पढ़ाया लिखाया करती और टाइम पर खाने पीने के लिए दिया करती। उसके बाद अंजलि वहां पर जाकर राजू के बारे में बात करती है तो वो लोग भी राजू को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे राजू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो उसके बाद अंजलि उसे अपने साथ लेती है और वहां से उस ट्रस्ट में कर देती है जहां पर उसकी पढ़ाई लिखाई तो होगी लेकिन साथ में उसे खाने के लिए और रहने के लिए भी मिलेगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। महीने में एक बार वो उसको देखने के लिए आया करती और राजू जब भी अंजलि से मिलता है तो बड़ा ही खुश होता है। पीछे पीछे वह अंजलि को मां कहकर पुकारने लगा था और जब भी वह अंजलि को मां कहकर पुकारा करता था तो एकदम से अंजलि पूरी भावुक सी हो जाती है और उसको अपने बच्चे की तरह देखने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, लगभग राजू को वहां पर रहते हुए 2 साल बीत गए थे और 2 साल बाद अचानक से अंजलि को पता चलता है कि वह गर्भवती है। इसके बाद अंजलि को भी एक लड़का हो जाता है जिसको पाकर दोनों पति पत्नी बड़े खुश होते हैं। वह उस बच्चे का लालन पालन करते रहते हैं। इधर जो राजू है वो वहां पर रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगता है। धीरे धीरे राजू 12वीं क्लास पास कर लेता है। इधर
इधर जो उनका बच्चा था वह भी अब 12 साल का हो गया था। बीच बीच में जो अंजलि है वो कभी कभी राजू को अपने साथ अपने घर भी ले आया करती और घर का खाना भी खिला दिया करती। जो राजू है अंजलि और विशाल को अपने माता पिता की तरह माना करता है। इसके बाद कुछ दिन और ऐसे ही बीतते हैं और कुछ दिनों तक जो राजू है वो अपनी पढ़ाई लिखाई करके एक नौकरी पकड़ लेता है और उसे एक लड़की से प्यार भी हो गया था। जैसे ही उसे लड़की से प्यार होता है तो उसके बाद वह फौरन से अपने उन माता पिता के पास जाता है जिन्होंने उसे रोड से उठाकर इस लायक बना दिया कि वह किसी लड़की के साथ रहकर अपना घर भी बसा सकता है। तो उसके बाद वहां पर जाने के बाद अपनी मां अंजलि को बताता है कि मां, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। इसके बाद उसकी मां उस लड़की के बारे में उससे पूछने लगती है तो राजू उसे बता देता है। उसकी मां उसे शादी करने के लिए अनुमति दे देती है और कहती है कि बेटा उससे शादी करो और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करो। इसके बाद राजू उस लड़की से कोर्ट मैरिज कर लेता है क्योंकि लड़की के जो माता पिता थे वो ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, वो भी बुजुर्ग हो चले थे और जैसे तैसे करके अपना समय व्यतीत कर रहे थे। राजू की कोर्ट मैरिज हो जाती है और कोर्ट मैरिज होने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ अंजलि के पास आता है और उन्हें उससे मिलाता है। अंजलि अपने पति विशाल के साथ उन दोनों को आशीर्वाद देती है और कहती है कि अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो राजू होता है वहां से वापस आ जाता है और अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है। राजू की शादी हो चुकी थी और शादी के बाद उसे एक बच्चा भी हो जाता है और वह अपने बच्चे के लालन पालन में थोड़ा सा व्यस्त हो जाता है। जिस कंपनी में वो काम किया करता था उस कंपनी के अंदर उसका प्रमोशन हो गया था और अब उसे मैनेजर बना दिया गया था। जैसे वो मैनेजर बनता है तो कंपनी की तरफ से उसे गाड़ी मिलती है और अब तक उसने अपना घर भी बना लिया था। अपने घर के अंदर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजू कंपनी के काम से कहीं बाहर जा रहा था। उसके पास कंपनी की गाड़ी थी और कंपनी का ही ड्राइवर था जो गाड़ी को चलाकर ले जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक से एक रेड लाइट दिखाई देती है और रेड लाइट पर जैसे ही वो भीख मांगते हुए बच्चों को देखता है तो एकदम से उसे बचपन की वो बातें याद आ जाती हैं जब वो भी इन्हीं बच्चों की तरह भीख मांगा करता था और अंजलि नाम की महिला ने उसकी जिंदगी को यहां से यहां तक पहुंचा दिया है। उसके बाद उसे अपनी उस मां की याद आती है और वह एकदम से उससे मिलने का फैसला करता है। वह ड्राइवर को गाड़ी उस पते पर ले जाने के लिए कहता है जहां पर अंजलि रहा करती थी और उस जगह के बारे में उसे अच्छी तरह से पता था। तो जो ड्राइवर होता है राजू के कहे अनुसार गाड़ी को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां के लिए राजू ने उसे जाने के लिए कहा था। वहां जाकर वह गाड़ी को रोक देता है और जैसे ही गाड़ी रुकती है तो राजू अपनी गाड़ी में से उतरता है और उतरने के बाद उनके घर की तरफ बढ़ने लगता है। राजू वहां पर लगभग 10 से 12 साल बाद आया था और इस घर की हालत देखकर बड़ा ही हैरान होता है क्योंकि उस घर को देखकर लग रहा था कि इस घर की कई सालों से मरम्मत नहीं हुई है और काफी ज्यादा खराब हालत उसकी दिखाई दे रही थी। फिर भी वह जैसे तैसे करके दरवाजे पर पहुंचता है और उसके मन के अंदर ढेर सारी बातें चल रही हैं जो वह अपनी उस मां से करना चाहता है जिस मां ने आज उसे इस काबिल बनाया है। उसने अच्छा खासा कोट पैंट पहन रखा है और वह सोच रहा है कि मां मुझे इस तरह देखेगी तो एकदम से बड़ी खुश हो जाएगी। वह उस घर का दरवाजा खटखटाता है और वेट करता रहता है कि अंदर से मां आकर दरवाजा खोलेगी। थोड़ी देर हो जाती है लेकिन अभी तक कोई नहीं आया था तो वह दोबारा से दरवाजा खटखटा देता है। अब जब वह दोबारा से दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से कुछ मंदी मंदी सी आवाज सुनाई देती है जैसे कोई बुजुर्ग महिला कह रही हो कि थोड़ी देर रुको, मैं आ रही हूं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसके बाद राजू वहां पर खड़ा होकर वेट करने लगता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर से अंजलि जो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली थी लकड़ियों के सहारे से चलती हुई दरवाजे तक आई थी और जैसे तैसे करके उसने दरवाजा खोला था। अब राजू जो कि खुशियों से भरा हुआ था अपनी मां की ऐसी हालत देखकर एकदम से हैरान हो जाता है। इधर जो अंजलि है वह राजू को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली है और उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई है। तो वो कहने लगती है, हाँ भाई कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। तभी जो राजू होता है वो कहने लगता है कि माँ आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका राजू हूं। अब जैसे ही माँ राजू का नाम सुनती है तो एकदम से उसकी आंखें ढरकने लगती हैं और वो कहने लगती है कि बेटा राजू तू आ गया, मुझे विश्वास था एक ना एक दिन तू जरूर आएगा। अब यह बात जैसे ही राजू सुनता है तो और भी ज्यादा गहन सोच विचार में पड़ जाता है और कहने लगता है कि माँ क्या हुआ ऐसा जो तुम्हें यह विश्वास था कि मैं जरूर आऊंगा और तुम मेरी किस वजह से राह देख रही थी। उसके बाद अंजलि राजू को अंदर आने के लिए कहती है और राजू जैसे ही घर के अंदर का माहौल देखता है तो एकदम से और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि घर के अंदर ना तो कोई साफ सफाई थी और ना ही घर को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया था। हॉल के अंदर एक बिस्तर लगा हुआ था जिस बिस्तर के अंदर विशाल पड़ा हुआ था। अब राजू सभी चीजों को देखने के बाद अपनी माँ से पूछने लगता है कि माँ घर का ऐसा हाल कैसे बना रखा है और तुम दोनों को हुआ क्या है जो तुम इस तरह से बीमार पड़े हुए हो। तो वो बताती है कि बेटा जिस बेटे को पाकर हम बड़े ही खुश थे वो बेटा जैसे ही बड़ा होता है तो वो बड़ा ही नालायक निकलता है। बड़ा होने के बाद वह विदेश चला जाता है और विदेश से अब तक वापस ही नहीं लौटा है। काफी दिनों तक हमने वेट किया कि हमारा बेटा वापस आएगा और अब हम दोनों बुजुर्ग हो चले हैं, हमारे बस की काम धंधा करना नहीं है। तो इसी
वजह से हम घर के अंदर ऐसे ही रहा करते हैं। काफी बार हमने बेटे को फोन मिलाया, फोन मिलाकर उसे यहाँ पर बुलाना चाहते हैं, लेकिन बार बार वो बिजी कहकर फोन काट दिया करता है और मेरे ख्याल से उसने वहीं पर शादी कर ली है और वहां से आने का उसका इरादा नहीं है। इस बात को कहते हुए अंजलि की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तभी जो राजू होता है उनके आंखों के आंसू को पहुंचता है और पास पड़े हुए टूटे फूटे सोफे पर अंजलि को बिठा देता है। बिठाने के बाद वह कहता है कि माँ, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे खबर तो कर सकती थी। तो अंजलि कह देती है कि बेटा, एड्रेस का हमें पता ही नहीं है, तुम लोग कहाँ रहा करते हो, तुम ही आया करते थे मिलने के लिए और हम लोगों ने कभी तुम्हारे पास जाना उचित ही नहीं समझा, इसी वजह से मैं तुम्हें खबर नहीं कर पाई और यहाँ पर ऐसे ही रहा करती हूँ। अब यह बात सुनकर राजू एकदम से अंजलि के सामने हाथ जोड़ लेता है और उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बेटा होकर भी बेटा होने का कर्तव्य नहीं निभा पाया। अगर मैं बीच में आपके पास आता रहता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कुछ आपके साथ हुआ है, लेकिन आगे से मैं आपको इस तरह से नहीं रहने दूंगा। जो मेरी जिंदगी है वो आप लोगों की देन है और आपकी सेवा करना मेरा फर्ज बनता है। तो आप लोग अभी के अभी मेरे साथ चलो, आपका बेटा आए या ना आए उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी मेरे साथ व्यतीत होगी और मैं आपकी अच्छी तरह से सेवा करूंगा। ऐसा कहकर वह अंजलि और विशाल दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि आपको कैसी भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आपका एक बेटा ही तो विदेश गया है, दूसरा बेटा तो यहीं पर है और वो आपकी देखभाल अच्छी तरह से करेगा। इसके बाद राजू अपने साथ अंजलि और विशाल दोनों को ले जाता है और अपने घर में रखकर उनकी सेवा पानी करने लगता है। जैसे ही विशाल देखता है कि वही लड़का जिस लड़के के लिए वह अपनी पत्नी से कभी कभी लड़ाई भी कर दिया करता था, वह लड़का आज उनकी सेवा कर रहा है और उनका खून, जिस खून के लिए वो कहा करता था कि अपना ही खून चाहिए, वो खून उनकी सेवा नहीं कर रहा है। इस बात को सोच सोचकर कभी कभी उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है और वह अंजलि से इस बारे में जिक्र करता है, लेकिन अंजलि कहती है कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन असलियत में यही हमारा बेटा है। राजू और उसकी पत्नी अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करती हैं, क्योंकि राजू ने अपनी पत्नी को अंजलि और विशाल के बारे में अच्छी तरह से सब कुछ बता रखा है और वो कहता है कि मेरी जो आज की जिंदगी है वो इन्हीं की देन है। वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन वहां पर व्यतीत करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद राजू और अंजलि कभी भी अपने उस बेटे के पास फोन नहीं करते जो विदेश में रहा करता है और वो उनका फोन बिजी कहकर काट दिया करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। इस कहानी के बारे में आप जो कुछ भी कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।